सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रोता स्वरूप इस विद्यालय के प्रधान सुभाष सर, इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय अभिभावकगण, विभिन्न विभाग के कर्मचारी बंधु, आशा और सेविका दीदी, साथ ही साथ मेरे मुल्क के मेहनत कश मित्रों, छात्रों, अभी हम लोग बाल सभा के माध्यम से अपनी विषय में हमारा अटेंशन, हमारा विषय और इसके केंद्र हम स्वयं हैं। और यहाँ चर्चा हम अपने ही संबंध में कर रहे हैं। भले आज 5 दिवस है, लेकिन चर्चा हमारी है। बाल सभा के माध्यम से समस्या हमारी है, समाधान हमारी है। जनप्रतिनिधि हो या शिक्षा से जुड़े लोग हो, सभी लोग आज बैठकर, जिसको मैत्री शरण गुप्त ने कभी कहा था, हम कौन थे क्या हो गए, हम कौन थे हम कौन थे क्या हो गए, और क्या होना अभी बाकी, क्या होना अभी, आओ मिलकर विचार करें ये समस्याएं से। जो जहां हो रहा सो हो रहा, जो जहां हो रहा सो हो रहा। यदि हमने भी वही कहा तो क्या कहा, किंतु होनी चाहिए कब क्या कहा, ये व्यक्त करती है कलात्मा। अभी बाल सभा के माध्यम से जिस विषय पर प्रकाश डाला जाना है, उसमें से कई विषयों पर हमारे प्रधान ने गंभीरता पूर्वक, प्लीज डोंट क्रॉस डिसिप्लिन, पूरी गंभीरता पूर्वक साइंटिफिक डाटा के रूप में अपनी बात को रखा। यहाँ देखिए, जो भी लोग आ रहे हैं अपनी बात रखने नहीं आ रहे, हम आपकी समस्या को सुनने और सुन करके समाधान करने आए। जब आप अपनी समस्या बताएंगे तभी तो हम अवगत होंगे। और डॉक्टर के पास आप जाएंगे, जब तक आप नहीं कहेंगे हमें बुखार लगा है या सर में दर्द है या पेट में दर्द है, तब तक आपको किस चीज की टिकिया दी जाएगी। हेलो, आपको बताना होगा कि हम बीमार हैं, और बीमार किस रूप में है, शारीरिक रूप से है कि मानसिक रूप से है, यह आपको डॉक्टर को बताना होगा। यस और नो, यस और नो। आपने अभी बीमारी का नाम कहा, उस बीमारी को हमारे कई गणमान्य लोग हैं, उन्होंने नोट किया, और मुझे लग रहा था जिस समय आप प्रश्न इस बाल सभा के माध्यम से पूछ रहे थे, दिस इज योर बर्थ राइट, और आपने अपने बर्थ राइट का प्रयोग किया, और मुझे लग रहा था कि यह विधानसभा का सत्र चल रहा है या लोकसभा का सत्र चल रहा है। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें आपके बीच यही हुनर भी पैदा करना है। चूंकि हमने कार्यक्रम का रूपरेखा देखा तो नीचे लिखा था कि बच्चों के बीच कानून और संसदीय विधि का जागरूकता भी बच्चों के बीच पैदा करना है, और आपने बखूबी इसको निभाया। इसके लिए हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं अपने छात्र छात्राओं का, जिन्होंने यहाँ तक आकर के अपनी बात पूरी सभा सोसाइटी में रखने का काम किया, और आपकी बात, आपकी मांगे वाजिब है। हम सभी को मिलकर के इस बात पर विचार करना चाहिए। और देखिए, हर चीज का डेलीगेट्स होता है। आपने
छात्र डेलीगेट्स का रिप्रेजेंटेशन किया कुछ लोगों ने। वी आर हियर टीचर, और हमारा भी डेलीगेशन है, हमारी भी कुछ कहा सुनी है आपसे। आपकी समस्या जो हमसे मांगे थी वो आपने रखा, हमारी भी कुछ मांगे आपसे है। गिव एंड टेक, दैट इज कॉल्ड फ्रेंडशिप। और दुनिया में शिक्षक और बच्चों के बीच जो प्रेम होता है, उससे ज्यादा प्रेम मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी को कुछ होगा। इफ यू फील इट, इफ यू प्रे इट, तो आप हमें इस बात का विश्वास दिलाएं कि आप 100% स्कूल विद्यालय आएंगे और दूसरे को भी हम प्रेरित करेंगे विद्यालय आने के लिए। तो सारी व्यवस्था हम लोग सप्ताह दिन लगे या महीना भर लगे, आपके समस्या को सॉल्व आउट करने में हम लोग सक्षम हैं। समस्या और व्यवस्था आपके लिए है, ये व्यवस्था आपके लिए है। जब आप ही नहीं आएंगे, जब दुल्हा नहीं होगा, तो शादी किसका होगा? तो इस विद्यालय के लिए दुल्हा आप हैं, आपके लिए पूरी तैयारी की जाती है। आप आते ही नहीं है, हम लोग आपके आने की बात जोड़ते रहते हैं, पलक पावड़े बिछाए, अब आएंगे तब आएंगे। मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया, क्या आपके विद्यालय में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? पढ़ाई बढ़ी या नहीं बढ़ी? तो आप हमें, अच्छा, आपकी उपस्थिति नहीं बढ़ रही है, हमने एक रिक्वेस्ट किया, क्या आपने हमारी बात को माना? कितने बच्चों ने माना? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ये आप दिखा रहे हैं कि कितने लोग पढ़ रहे हैं। कहने से कुछ नहीं होता, करना होगा, अप्लाई करना और अप्लाई करना होगा, ठीक है। और विशेष धन्यवाद कि आप लोग पर्व त्योहार के बीच में विद्यालय आए हैं। एक बात कह करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा, और वो बात बालिका से संबंधित है, बालिका से ही नहीं बल्कि सब लोगों से संबंधित है। इस देश में महिला सशक्तिकरण की बात जब आती है, वुमेन एम्पावरमेंट की, तो सबसे पहली बात, सबसे पहले जिसका नाम लिया जाएगा वो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले। क्या आप लोगों में से सावित्रीबाई फुले के बारे में कोई जानते हैं? है सर, इफ एनीबॉडी स्टडी अबाउट सावित्रीबाई फुले, जानते हो? नहीं जानते? 1848 ईस्वी में इस देश में पहली विद्यालय बनी है छात्राओं के लिए, बालिका विद्यालय, 1848 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? देखिए, मेरी स्पष्ट मान्यता है, टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं सर्वपल्ली के बर्थडे को, और ये बाल दिवस हम पंडित नेहरू के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके बर्थडे को ये सेलिब्रेट किया जाता है वही सब कुछ है। समझ रहे बात? इस देश को आजाद करने में, इस देश को इस स्थिति में पहुंचाने में असंख्य लोगों का हाथ है। उसी हाथ में से एक सावित्रीबाई फुले है, जो आज गुमनाम है, इतिहास के पन्नों में गुमनाम की शिकार है। आज राजस्थान सरकार ने उसको सम्मान दिया, और उनके याद में, उनके सम्मान में शिक्षिका दिवस का, प्रत्येक वर्ष शिक्षिका दिवस 3 जनवरी को मनाने का ऐलान किया, और वहां मनाया जा रहा है। कहां? असम में, राजस्थान में। और मुझे लगता है ये पूरी देश में जब तक महिला सावित्रीबाई फुले को नहीं समझेगा, वो अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ेगी, और जब तक महिला नहीं लड़ेगी तो हमारा हक अधिकार अधूरा रहेगा। तो आज सावित्रीबाई फुले को जानना पंडित नेहरू को जानने से बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा जरूरी है। सावित्रीबाई फुले जिस समय में
उनकी 9 वर्ष की। और जो आज का विषय है बाल सभा का, सारा विषय का केंद्र ही सावित्रीबाई फुले, इसलिए उसका चर्चा किए बगैर उन विषय को छोड़ना अपने आप में कमी होगी। सावित्रीबाई फुले का शादी ज्योतिबा फुले के साथ 9 वर्ष के अवस्था में होता है, दैट इज कॉल्ड बाल विवाह। क्या कहेंगे उसको हम? अभी शिक्षा का और हमारे देश में डिजिटल क्रांति आई है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता आई है। और खास करके जो यहाँ प्रतिनिधि है और खास करके जो कर्मी है, पंचायत कर्मी है, उनको ये भूमिका उनको दिया गया है कि यदि कहीं बाल विवाह हो रहा है तो आप टेलीफोनिक माध्यम से गुप्त सूचना दें और पुलिस प्रशासन के लोग, अधिकारी लोग उस शादी को बंद करेंगे और उसके माता पिता को सलाखे के अंदर बंद किया जाएगा। क्या इसमें सरकार की फायदा है या आप लोगों की फायदा है? अरे आज तो बच्चे उस उम्र में ब्याह किए जा रहे हैं, शादी किए जा रहे हैं जब उसका उम्र खुद बच्चे का होता है और उस उम्र में वो बच्चे पैदा कर रहे होते हैं। कहते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जागरूकता का मंच है। तो जब हम खुद तैयार नहीं है, हमारा उम्र तैयार नहीं है, हम शारीरिक रूप से मानसिक रूप से तैयार नहीं है बच्चे पैदा करने के लिए, और जोर जबरदस्ती हमारे माता पिता, अच्छा ऐसा क्यों किया जा रहा है? वो लड़की को भान समझ रहा है, दैट इज कॉल्ड लैंगिक भेदभाव। क्या आप लोग लैंगिक भेदभाव के शिकार नहीं है अपने घर में? आपके भाई को कहीं न कहीं प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कॉलेज में उनका दाखिला करवा दिया जाता है, अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज में, अच्छे किसी प्राइवेट स्कूल में लिखा दिया जाता है, नाम हॉस्टल में रखा दिया जाता है। क्या आप इस हक अधिकार से वंचित नहीं है? कई लोग है कि नहीं है? आप जाके बताइए। और कई लोगों को शर्म लग रहा है लेकिन फील कर रहे हैं, वो सर को हिला रहे हैं। इसका मतलब हम और आप शिकार हैं इसके लैंगिक भेदभाव के। और वो भेदभाव करने वाला कोई अंग्रेज नहीं है, कोई अमेरिकन नहीं है, कोई फ्रेंच डच पुर्तगाली नहीं है, कोई मुगल नहीं है। हमारे माता पिता ही हमारा शत्रु है, और वो शत्रु नहीं है। माता पिता से बड़ा प्रेम कोई नहीं दे सकता आपको। वो अज्ञानता में से ऐसा करते हैं। उसके पास शिक्षा का भाव है, उनके पास जागरूकता का भाव है। वो दहेज को एक कड़ी के रूप में देखते हैं। जब बेटी जन्म लेता है घर में, तभी से मातम शुरू हो जाती है, मातम बनने लग जाता है। उनको दहेज कैसे दिया जाएगा, पलंग कुर्सी टेबल चादर कैसे दिया जाएगा, इस बात का उसी दिन से हिसाब लगाना शुरू हो जाता है। और यदि वही राशि जो हम दहेज के रूप में देना चाहेंगे, वही राशि यदि हम अपने बेटी के एजुकेशन पर खर्च देंगे, तो हमारा बेटी खुद ही निर्णय कर सकती है कि वी कैन डू एनीथिंग एल्स, वी कैन डू एनीथिंग। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लॉन्च किया। उससे पहले हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आपके लिए क्या क्या नहीं किया, किस तरह की योजनाएं लागू नहीं की। आज आप स्कूल से जो साइकिल से आ रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री की और दूरगामी सोच का परिणाम है। अन्यथा 5 साल 10 साल पहले जो लड़कियां साइकिल पर चढ़ती थी, तो वो कई लोगों के जो मानसिक रूप से बीमार हैं, उनका ताना सहना पड़ता होगा। यस और नो? आज भी लड़कियां जब कोई बाइक सीख रही है, तो आज वो लड़कियां उनको ताना सहना पड़ रहा है। आज लड़कियां कोई अगर पूर्णिया पटना में अकेली पढ़ रही है, तो उसको तरह तरह की ताना सहना पड़ रहा है। लेकिन बच्चे, आप ये समझ लो, जिस दिन आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आया, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि समझ लो कि आप उस दिन कुछ भी नहीं किए। इसलिए समस्या से लड़िए, समस्या से, और लड़ने की ताकत आपको विद्यालय से आएगा। इसलिए आप अगर लड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और बढ़ना चाहते हैं, आपको विद्यालय आना होगा। ये स्कूल, कोचिंग और ट्यूशन से नहीं संभव है। 2 घंटे में आपको कोई IAS IPS नहीं बना देगा। IAS IPS अगर पैदा होगा तो गवर्नमेंट स्कूल से होगा, क्योंकि यहाँ वातावरण है। क्या है? आपने सुना है रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम? यस सर। वो एक स्कूल चलाते थे।
शांति निकेतन। जानते हो कोई क्या? शांति निकेतन जब गांधी जी पहली बार 1915 में भारत आए तो शांति निकेतन में जाकर के रहे, तो वहां देखा कि कोई बच्चा पेड़ पे चढ़ रहा, कोई बच्चा देख रहा है कि वो दबिया से कोई औजार बना रहा, देखा कोई बच्चा मिट्टी से खेल रहा, कोई बच्चा देखा तीरंदाजी कर रहा। और पूरा इसको अफ्रीका में गांधी जी देखा था कि भारत में एक ऐसा स्कूल है जो नामी गिरामी स्कूल है, अच्छी शिक्षा दी जाती है। गांधी जी जब यहाँ स्कूल में आकर के देखते हैं तो कहता कि इस स्कूल में तो कोई खेल रहा है, कोई गुल्ली डंडा खेल रहा है, कोई टायर गड़का रहा है, तो तरह तरह की वातावरण, यहाँ तो पढ़ाई में कोई वातावरण ही नहीं है। शांति निकेतन का फिर इस तरह से ट्रेनिंग किसने किया? तो जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि हम इस स्कूल में कोई फाउंडेशन नहीं रखना चाहते, देयर इज नो एनी लिमिटेशन, जिसको जो करना है, जिस फील्ड में आगे बढ़ना है उसके लिए वो स्वतंत्रता है। यदि वो पेड़ पर चढ़ने में अपना समझता है कि मैं इसी में आगे बढ़ूंगा, इसी में लगता है मैं भाला फेंकूंगा, तो भाला ही फेंके। हमारे देश में जो मेघालय का शिक्षा पद्धति है, जो अब नई शिक्षा नीति के रूप में परिणत हुआ है 2020 से, यह शिक्षा पद्धति कहीं न कहीं हमने हुनर, संस्कृति और सभ्यता पैदा करेगा। लेकिन मेघालय का जो शिक्षा पद्धति है, हाँ, ये जरूर पैदा किया है मेघालय का शिक्षा पद्धति, इस सभी लोग को समान दर्जे में लाके खड़ा कर दिया। और मैं ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के बाद चर्चा करके अपनी बात को बंद करूंगा। सावित्रीबाई फुले की जब शादी हुई है ज्योतिबा फुले से, कितनी उम्र में? 9 वर्ष की उम्र में। ये छोटे बच्चे, मुझे लगता है कितने उम्र होगा तुम्हारा? ये 8 साल का होगा। ये जिसका बाल है उसका 8 साल होगा। यस और नो? और समझ लो वो दुल्हन है और उनकी शादी 11 साल के ज्योतिबा से होता है। तो क्या वो समझेंगे कि दुल्हा दुल्हन क्या होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? उतने उस उम्र में शादी किया। लेकिन ज्योतिबा फुले, आपको पता होना चाहिए कि भारत का फर्स्ट ग्रेजुएट पर्सन है बैकवर्ड कम्युनिटी का। ज्योतिबा फुले का फर्स्ट ग्रेजुएट पर्सन है बैकवर्ड कम्युनिटी। और जब वो ग्रेजुएशन करके एक सभा सोसाइटी में गया, उच्च वर्ग के सभा सोसाइटी में, वहां उसको अपमान झेलना पड़ा। उसने उस दिन कसम खा ली कि मुझे आज मेरी अपमान जातीय भेदभाव के कारण हुआ है। यदि मैं जिंदा रहूंगा तो जातीय भेदभाव मरेगा, या मैं मरूंगा जातीय भेदभाव जिंदा रहेगा। उसने उस दिन कसम खाया और उसके लिए पहला शुरुआत अपने पत्नी से किया और उसने अपने पत्नी को पढ़ाना शुरू कर दिया ABCD और आ, क्योंकि उसकी पत्नी की 9 साल की तो थी। मेरे ख्याल से उस समय 9 साल क्या सर पढ़ाई शुरू ही होता होगा। तो फिर भी वो पढ़ी लिखी नहीं थी। उनको पढ़ाना शुरू किया तो गांव के लोगों ने ताना मारना शुरू किया। एक शब्द है जो आपको भयभीत करता है, वो शब्द है ये आपसे नहीं होगा, ये तुमसे नहीं होगा, ये तुमसे नहीं होगा। जब तुम कभी कोई काम करने के लिए निकलते हो तो क्या ऐसा तुम्हें नहीं कहता था ये तुमसे नहीं होगा? ऐसा कई लोग जो सक्सेसफुल पर्सन है, एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैव पेनफुल स्टोरी एंड एवरी पेनफुल स्टोरी हैव सक्सेसफुल एंडिंग। जब न्यूटन की खोज करने निकला था, उसको ही किसी ने पूर्व के वैज्ञानिकों ने कहा यह काम होने वाला, गैलीलियो को भी कहा था ये काम तुमको, और केपलर को तो फांसी तक लटका दिया गया। कहा कि गाड़ी गलत नहीं हो सकता है, तुम गलत हो सकते हो, इसके लिए कुर्बानियां भी देनी पड़ी। जब ज्योतिबा फुले अपने पत्नी सावित्री को पढ़ाना शुरू किया तो गांव में ताना हो गया कि ये तो उस समय बैकवर्ड को पढ़ना और धर्म समझा जाता था। क्या समझा जाता था? कुछ चुनिंदे लोग ही पढ़ा करते थे, कुछ चुनिंदे लोगों को ही विद्या अर्जन का अधिकार था। तो जब ज्योतिबा फुले स्कूल जाना शुरू किया, अपने पत्नी को अपने घर में ही पढ़ाना शुरू किया, लोगों का ताना शुरू हो गया। और ताना इतना ही तक नहीं रहा, और ताना गांव के लोग बैठा और गांव के लोगों ने, जिस तरह से पंचायत होता है ना, कोई गलती करता है तो पंचायत हुआ, मानो कि उसने अपराध किया हो, मानो कि उसने अपने पत्नी को पढ़ाया, दैट मीन्स उसने अपराध किया। क्या किया? और अपराध, उस जुर्म में आपको सजा दी जाएगी। सजा के लिए महफिल सजा, पंचायत में गणमान्य लोग उपस्थित हुआ,
और ज्योतिबा फुले के पिता को कहा गया, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, एक ऑप्शन है कि तुम अपना बेटा को अपने घर में रखो, दूसरा ऑप्शन है कि तुम समाज में रहो। यदि समाज में रहोगे तो बेटा का बहिष्कार करना होगा, बेटा के साथ रहोगे समाज का बहिष्कार करना होगा। क्यों क्यों? क्या अपराध किया था उसका बेटा ने? अपने पत्नी को पढ़ा रहा था, दैट मीन्स वो नारी को शिक्षा दे रहा था, अपने नारी को। और उस समय नारी को घूंघट में रखा जाता था, पर्दे में रखा जाता था। और आप जो ये निशानियां देख रहे हैं और आज जो मॉडर्न जो भी सक्सेसफुल वुमेन है उनको वो निशानियां आप नहीं देखेंगे, उसके हाथ में चूड़ियां नहीं देखेंगे, उसके पैर में पायल नहीं देखेंगे। ये सारी गुलामी का निशानी है। जब आप चलेंगे तो घर घर की आवाज होगी, हमारे परिवार के लोग सजग हो जाएंगे कि घर की महिला निकल गई है, देखो तो कहां जा रही है। ये गुलामी का निशानी है। तो ज्योतिबा फुले को पंचायत में यह फैसला किया गया उनके पिताजी को, या तो अपने बच्चे के साथ रहो या समाज के साथ रहो। आप ही सोचिए कि अगर आपके ऊपर ऐसा पंचायत लागू कर दिया जाए, आप स्कूल आए हो या तो आप अपने गार्जियन के साथ रहो, आपके गार्जियन को समाज के साथ रहना पड़ेगा। समाज के साथ होने का मतलब क्या? समाज में जब भोज होगा तो आपको निमंत्रण नहीं दिया जाएगा, समाज में जब कोई कार्यक्रम होगा तो आपको आमंत्रित, कोई मेला होगा तो उसमें आप शिरकत नहीं कर सकते। सामाजिक कोई भी कार्यक्रम आप शिरकत, मतलब सामाजिक रूप से आप तिरस्कृत हो गए, बहिष्कृत हो गए। ये समय ज्योतिबा फुले को देखना पड़ा। ज्योतिबा फुले के पिता ने निर्णय लिया कि हम ऐसे, उसने अपना बेटा और पुत्रों को ही समझाया था ऐसा मत करो, ये हमारे समाज में अपराध है, महिला को पढ़ाना लिखाने की जरूरत नहीं है, ये चूल्हे और चौकी के लिए जन्म लिया है, चूल्हा चौकी के लिए। और कई कवियों ने तो कहा कि नारी अबला, कहा ना अबला है। अब ये अबला नहीं, ये अब सबला है। क्या है? यू आर सबला और अबला, अबला और सबला नहीं समझते हो। सौ मतलब सही, बल मतलब बल, बल सही जिसके पास बल है। अबला अबला मतलब जिसके पास अपना बल नहीं हो। अपना बल है कि नहीं? यदि तुम्हारे हक अधिकार के लिए लड़ना पड़े तो लड़ोगे कि नहीं? कि छोड़ दोगे? आज अगर तुम्हारे लड़ाई का ही परिणाम है 35 से 50% आरक्षण मिला कि नहीं मिला? आज लड़कियां फ्लाइट चला रही कि नहीं चला रही है? आज देश के सीमा पर हमारी माँ बहनें लड़कियां खड़ी है कि नहीं बंदूक लेकर के? दुश्मन के आंख से आंख मिला करके सामना कर रहा है कि नहीं कर रहा? अंतरिक्ष में वैज्ञानिक में चंद्रयान 3 में जो सफलता मिली है भारत को, क्या उसमें नारी की हाथ है कि नहीं है? लेकिन उसका शुरुआत किसने किया, उसके लिए कुर्बानियां किसने दी, ये इतिहास आप नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं ना? ये इतिहास ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का स्टोरी है, जो हमसे छुपाया जाता, जो हमसे दबाया जाता, ताकि नारी, मतलब नारी को पढ़ना नाक को पढ़ाने के जैसा है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। अगर मैं जाऊंगा तो विषय से बाहर हो जाऊंगा, इसलिए आप समझिए इशारे की बात। हमारे शास्त्रों में भी ऐसा है। उस समय नारी को अभी भी देखिए आप, खास करके मुसलमान कम्युनिटी में चर्च में आओ, क्या बोलते उसको, जहाँ वो इबादत करते हैं, मस्जिद, वहां नमाज अदा करने की भी महिला को स्वतंत्रता नहीं है। इसके लिए अभी जो आपको पता है, जो इस बार का नोबेल पुरस्कार मिला है, 23 वर्ष से 35 वर्ष से जेल के अंदर है, उसको नोबेल पुरस्कार मिला है। जो लड़की के अधिकार के लिए लड़ रही है उसको नोबेल पुरस्कार मिला, वो मुसलमान कम्युनिटी से है। तो लड़ने वाले का इतिहास होता है। यहाँ ऐसे एक बात समझ लो कि जिंदा मछली और मुर्दा मछली को देखे हो, जिंदा मछली हमेशा धारा के विपरीत चलता है और जो मरा हुआ मछली होता है धारा के साथ बह जाता। तो आप लोग जिंदा हो या मरे हुए हो? तो जिंदा हो तो जिंदा होने का प्रूफ भी होना चाहिए ना। अगर आपके समाज में आपके साथ कहीं गलत हो रहा है, आपके हक हुकूक के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, तो अगर हमारा हक हुकूक को कोई खा गया है, खा करके पेट में मिले गया, क्या उसके मुंह में उंगली दे करके हम अपना हक अधिकार छीन लेंगे कि नहीं?
दांत काटने देता हूँ काहे छीनता हूँ। तो इसी छीनने के लिए, इसी जागरूकता के लिए कार्यक्रम का आयोजन है। ये सुनो, तो ज्योतिबा फुले के पिता जो गंगाधर राव है, उन्होंने फैसला किया कि इस बेटा और पुतों से हमको कोई मतलब नहीं है, ये पता नहीं किस दिशा में जा रहा है, ये इंग्लैंड अमेरिका की तरफ पढ़ना लिखना चाहता है अपने पत्नी को भी, जो हमारे समाज में, हमारे पूर्व में कभी नहीं हुआ। इस लड़का से हम परेशान हैं, इस लड़का से हम समाज के साथ रहेंगे, इस लड़के के साथ नहीं रहेंगे। तो ज्योतिबा फुले ने खड़ा होकर के सभी समाज को प्रणाम किया है और कहा है, बहुत गंभीर शब्द का है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत गंभीर शब्द का है, इस शब्द को आप कैच करेंगे। वो शब्द ज्योतिबा फुले ने कहा कि मैं चाहता था इस समाज में परिवर्तन लाऊं, लेकिन ये परिवर्तन अब संभव नहीं दिखता है। अब मुझे बहिष्कृत किया गया तो मैं एक नया समाज बसाने चला हूं, मैं एक नया, और वो निकल गया घर से। कोई ठहरने भी नहीं देता है, कोई पानी भी नहीं देता है, क्योंकि आपको पता है उस समय छुआछूत चरम सीमा पर था। जाति देख करके लोग एक दूसरे से व्यवहार करते थे, जाति देख करके लोग कुआं से पानी पीते थे। जंगल में और खास करके पोखर तालाब में पशु पक्षी को पानी पीने की इजाजत थी, लेकिन डिप्रेस्ड कास्ट के लोगों को तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था। उस कम्युनिटी से ज्योतिबा फुले बहुत तरह की यात्रा झेलना पड़ा। तब एक मुसलमान के घर, फातिमा शेख के घर, उस्मान शेख के घर उसको शरण मिला है। जब उसको शरण मिला है तो आपको पता है ना, हमारा वाक्य है क्या, हम पढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे और हम बढ़ाएंगे। तो ज्योतिबा फुले का ये नारा है। तो जिसके घर में शरण मिला, क्या उसको छोड़ देगा ज्योतिबा फुले? उसके बहन उस्मान शेख की बेटी है फातिमा शेख, उसको ही पढ़ाना शुरू कर दिया। अब 2 महिला हो गई। कितनी महिला हो गई? एक सावित्री और दूसरा फातिमा। दोनों महिला को ट्रेन कर दिया, किताब पढ़ने के लिए सिखा दिया। तो ज्योतिबा ने कहा, तुमको मैं क्या चूल्हा चौकी के लिए ही पढ़ाया हूं, अब चलो तैयार हो चुके हो तो आंदोलन में, जंग के मैदान में। और 1848 ईस्वी में ये तीनों लोगों ने उस्मान शेख के घर में बालिका विद्यालय का स्थापना किया है। और बालिका का पढ़ने का मार्ग जो भारत में प्रशस्त हुआ है, वो ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के प्रयास से हुआ है। तो एक जीके का प्रश्न बनता है कि भारत में पहली पाठशाला, बालिका पाठशाला का स्थापना कब हुआ? 1848 ईस्वी में। 1848 और किसने किया? ज्योतिबा, सावित्री और फातिमा ने। और वहां स्कूल का स्थापना करके, जब स्कूल का स्थापना किया तो इतना आसान नहीं जितना हम पढ़ा रहे हैं। ऐसा माहौल है, हमारे अभिभावक लोग भी हम लोग को हौसला देने के लिए आए हैं ना। ऐसा नहीं कि स्कूल खुल गया, हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहां सारे लोग विरोधी थे, वोमेन एजुकेशन के विरोधी थे, नारी शिक्षा के। और जब ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो उसके ऊपर महिलाएं, जिसके बच्चे को वो पढ़ाते थे, वही महिलाएं सावित्रीबाई के ऊपर गोबर फेंक दिया करती थी, मिट्टी फेंक दिया करती थी, गंदी गंदी गालियां दिया करती थी, भद्दी भद्दी कमेंट किया करती थी, मतलब डायन क्या कहा करती थी। ये तो डायन निकली समाज की, हमारे बच्चे को भी डायन करेगा ना रे बाबा, हम इसको अपने बच्चे को ना भेजेंगे। फिर भी वो आती थी, ताना आती थी। एक दिन अपने पति को कहा, ज्योतिबा जिसके बच्चे के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, उससे कितना यातना सहना पड़ा। बोला क्या हुआ? बोला मैं स्कूल के लिए जब निकलती हूँ तो मेरे शरीर के ऊपर गोबर फेंका जाता है, मिट्टी फेंका जाता है। इतना ही नहीं, कूड़ा कचरा भी मेरे ऊपर डाला जाता है, पत्थर से प्रहार भी किया जाता है, मेरी साड़ी भीग जाती है, मैं कैसे विद्यालय संचालन करूं? ज्योतिबा ने बड़ा प्रेम से उत्तर दिया सावित्री। क्या कहा? सावित्री, तुम जिस बच्चे के भाग्य परिवर्तन के लिए आगे बढ़ रही हो उसको पता नहीं अपना करेगा। जिस दिन इसको पता होगा तुम देवी के रूप में पूजे जाओगे, देवी के रूप में। और जो लोग आज तुम्हारा गाली दे रहे हैं तुमको, वो तुम्हारा पूजा करेंगे। क्या करेंगे?
और यदि तुम्हारा साड़ी भीग जाता है गोबर मिट्टी से, तो ऐसा करो, बैग में दूसरा साड़ी रखा करो, और जब वो साड़ी भीग जाए तो स्कूल में दूसरा साड़ी बदल लो। इतना संघर्ष किसी ने नारी शिक्षा के लिए किया है तो वो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को किया है। इसलिए बाल सभा है, बाल सभा में बालिका की उपस्थिति ज्यादा है। इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि आप इसके प्रति अवेयरनेस हो जाएंगे तो आज जो बाल मजदूरी की समस्या है, बाल मजदूरी की समस्या, जिस बच्चे को स्कूल में कॉलेज में पढ़ाया जाना चाहिए था, और इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोवाइड एजुकेशन टू हिज चाइल्ड। अपने बच्चों को जो 6 साल से 14 साल की उम्र है, यदि आपसे मजदूरी करवाता है तो उस माता पिता को सीधे सलाखे के अंदर बंद किया जा सकता है। तो बंद क्यों नहीं करते हैं? क्या मजदूरी बाल मजदूरी नहीं होती है? क्या आपसे ईंटा नहीं उठवाया जाता है? क्या आपसे टोकरी नहीं उठवाया जाता है? क्या आप इसके मुख्यमंत्री नहीं है? यस है, लेकिन हम लोग आवाज नहीं उठा पाते हैं। क्यों? कि वो हमारे ही चाचा है, हमारे पिता थे। नहीं, यदि भारत को बदलना होगा, भारत की सूरत को बदलना है, तो हमको अपनों से ही लड़ना होगा। अंग्रेज तो चले गए, गोरे अंग्रेज चले गए, अब काले अंग्रेजों से लड़ना हमको। ये सुनो, और ये लड़ाई तीर भाला बंदूक का नहीं है, ये लड़ाई प्रेम का है। ये लड़ाई अपने माता पिता के साथ है, इसको हम समझाएंगे। यदि आप दहेज के बारे में अपने माता पिता को स्वस्थ कर दो कि ए माँ, ए पिताजी, मेरी उम्र अभी 12, 13 साल, 14 साल है, आप मेरे को लेकर के टेंशन में क्यों रहते हैं? आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, और देखो टेंशन में रहने का कारण है, वो कारण आप ही हो। सर ने बताया कि साधन का आज गलत उपयोग हो रहा है। जैसे माचिस है, माचिस एक साधन है, ये सुनो, बूढ़े लोग चलते हैं लाठी, लाठी एक संसाधन है। अब लाठी का संसाधन है बूढ़े के चलने के लिए, और उस लाठी से किसी का सर फोड़ दो, इसमें लाठी का क्या दोष है? माचिस एक संसाधन है, ये खाना बनाने के लिए या आग जलाने के लिए है। उस माचिस से किसी का तुम घर जला दो, इसमें संसाधन का क्या दोष है भाई? है। तो शराब जो कंपनी है, शराब की कंपनी में मोटी अक्षर में, और ये नहीं केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए मुंह में कैंसर का बड़ा चित्र लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि खाते समय उस चित्र को, यदि तुम दाल रोटी खाओगे, जिस समय चावल खाओगे, दूध रोटी जो भी खाते हो, खाना खाते हो, उस समय उस फोटो को जूम करके तुम्हारे सामने रख दे तो तुमको वॉमिटिंग हो जाएगा। यस सर, नो? यस सर। और वही, ऐसा नहीं कि तुम ही लोग, हम में से भी लोग, शिक्षक लोग भी, जो आज नैतिकता की पाठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनमें खुद नैतिकता की कमी है। भले हमारे स्कूल में सभी लोग सब हैं, लेकिन जब हम आपको कुछ कह रहे हैं, यदि उस चीज से हम वंचित हैं, आप हमको देख रहे हैं कि हम खैनी नहीं खा रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं खैनी खाना, पान नहीं खाना चाहिए, नशा है, शराब नहीं पीना चाहिए, आपको गुटखा नहीं खाना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए। हम आपको खुदे कह रहे हैं, जाओ तो वहाँ दुकान है, जाओ तो पान, उसमें 1500 पता नहीं क्या क्या आजकल चलता है। जब हम खुद ही आपसे दुकान से मंगवाते हैं तो किस मुंह से हम आपको कहेंगे नशा नहीं करना चाहिए? आप तो कहोगे हाँ, अपना खुद खाते हैं, बड़ी बड़ी जान छापते हैं, तो हमारा कहने का कोई लाभ नहीं होगा। हम कितनों बच जाएंगे, आप पर कोई प्रभाव, लेकिन हम खुद सुधरेंगे तो आप भी। इसलिए आप इस बात पर ध्यान दें, चाहे बाल श्रम की बात हो, बाल या नशा की बात हो, दहेज की बात हो, और चाहे स्कूल में 100% गारंटी की बात हो। मैं आपको कहता हूँ, आपको अपने परिवार को सुधार सकते हो। ये सुनना, रोज घर जाकर के अपने मम्मी पापा से, जो आपके पापा शराब पीते हैं, शराबी के लिए जानते हो ना, एक शराबी ने कहा, शाम को जिस वक्त, शाम को खाली हाथ घर लौटता हूँ, शाम को जिस वक्त रोज मुस्कुरा देते हैं बच्चे, और मैं जाता हूँ, मैं तुम अपने पिताजी को मायूस देकर के छोड़ देता। कोई बात नहीं पिताजी, किताब लाना था नहीं लाए, कोई बात, कलम लाना था नहीं लाए, पी लिए ना, ठीक है। अगर इस तरह से रोज शर्म लगाओगे ना तो वो छोड़ देंगे धीरे धीरे। इसलिए तुम अपने घर में यदि शिक्षित हो, तुम्हारे साथ शिक्षा गया है, तो शिक्षा का मतलब होता है बदलाव। शिक्षा का मतलब, शिक्षा का मतलब यह नहीं कि नौकरी, MA BA वाले भी शराब पी रहे हैं,
एमबीए वाले भी फाड़ करके सीधे दे रहे हैं, चेतावनी का कोई मतलब नहीं है। तो यदि आप पढ़े लिखे हो तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मोबाइल चलाना छोड़ दो, मतलब मोबाइल का जो प्रयोग है वो करिएगा, क्योंकि आप आधुनिकता के लोग हैं। हमें जो काम नहीं आता वो आपको आता है। तो आपके विद्यालय में आपको गारंटी देता हूँ, ये फर्स्ट कार्यक्रम है। अगला जो कोई कार्यक्रम होगा तो बड़े मंचों से होगा और कई तरह के कार्यक्रम तैयारी के साथ होगा। दिस इज माई गारंटी, दिस इज माई प्रॉमिस विद यू। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत देर का है। इसके लिए मेरे शब्दों से यदि किसी को ठेस पहुंचा हो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं।